हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम सब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 का क्लास 11 का 2023 सेशन का आंसर जानने वाले हैं। आइए, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिया रहेगा। सभी क्वेश्चन का आंसर जो है उत्तर अनिवार्य होंगे, है ना, यानी सभी का आंसर देना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये इंस्ट्रक्शन है बच्चों कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी आपको 40 का 40 क्वेश्चन बनाकर ही आना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो हम लोग फास्ट जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कम समय में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ को भी थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास जरूर करना है। करा इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नावली लंबी हो सकती है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं गॉड फ्राइडे अकेनवाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड मार्शल का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। मुक्तोदर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना है सही व्याख्या करना में कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। प्रास का क्या अर्थ है, मतलब रेंज का मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं तो हाईएस्ट और लोवेस्ट में माइनस करते हैं तो हम लोग का रेंज कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रश्नों के बीच का अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है, तो याद रखना है गुणात्मक, क्वालिटेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है अपशिट्स। क्या कहा जाता है, किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, अपशिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है, सतत चर, यही याद रखना है, सतत यानी कंटिन्यू वेरिएबल का। 9 नंबर क्वेश्चन चलिए। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है, तो मीन कहा जाता है। सभी डेटा को जोड़कर और उसके नंबर ऑफ से डिवाइड कर दिया जाएगा तो मीन पता चलता है, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है, तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग अरेंजमेंट करते कौन सा क्वेश्चन को, तो मीडियन को। क्वेश्चन 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, याद है क्वार्टाइल डिवीजन। किधर है क्वार्टाइल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 चलिए। मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है, याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ डिवीजन, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलिए। निम्नलिखित में से किस माप की गणना में परीक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है, या रेंज होगा या माध्य विचलन होगा या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए 14 नंबर। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 हो तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन 16 है और मीन से डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। तो देखिए 16 यहाँ पर दिया हुआ है और 50 हो गया और 100 से इंटू कर देंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 16 दूना 32, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 15 देखिए।
क्रय सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप होता है? याद रखना है लाइनर यानी कि रेखीय सहसंबंध। ठीक है। 16 देखिए, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो आपको जानते हैं पॉजिटिव में 1 होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है 1 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? कार्ल पियर्सन, फिशर या स्पेयरमैन? तो याद रखना है स्पेयरमैन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलिए, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमत में औसत परिवर्तन को मापता है? तो याद रखना है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखना है आधार अवधि की मात्रा यानी क्वांटिटी बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर को ही हमेशा माना है, लेकिन याद रखना क्वांटिटी बेस किसको माना जाएगा? तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर। ठीक है। 20 नंबर चलिए, क्रमबंधों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सरल सामूहिक सूचकांक या सरल मूल्यांकन सूचकांक या भारतीय सूचकांक या इनमें से सभी? तो याद रखना है बच्चों इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 21 देखिए, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है? तो इंडस्ट्री से। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एग्रीकल्चर से हो जाएगा। ठीक है। 22 देखिए, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है 1950 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा ईयर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है 1991 में हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 देखिए, क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो ये सभी हो जाएगा। देखिए, वित्तीय अनुसंधान करना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय का एकत्रीकरण करना, इनमें से सभी हो जाएगा। 26 का देखिए, कह रहा है इसमें विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है 1955 ईस्वी में हुआ था। 27 देखिए, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो याद रखना है एग्रीकल्चर हो जाएगा। 28 देखिए, निम्न में से कौन सा देश का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2004-2005 हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? इंजीनियर, याद रखना कंप्यूटर। 31 देखिए, मानव विकास है एक साधन, एक साध्य या साधन एवं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 देखिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व है? तो परिवहन का विकास, शहरीकरण, ये सभी हो जाना चाहिए। सूचकांक प्रौद्योगिकी का विकास, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, सिंचाई या सड़कों का निर्माण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आधारिक संरचना के अंतर्गत आएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 हुआ था, या फिर 1975 हुआ था, या 1985 या 1990? तो याद रखना है बच्चों 1900 इसका 75 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होगा? तो अधिक होता है। चलिए 36 देखिए,
ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाता है? तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी या दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर। 37 देखिए, कह रहा इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है। 38 देखिए, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? तो शिशु मृत्यु दर। 39 देखिए, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? यह हल्का है, यह महंगा है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है। और लास्ट देखिए, सारक का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है 8 दिसंबर 1985 को। बच्चों, जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है क्लास 11 का, चाहे अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स हो, सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 6 सेट डाला हुआ है। आप जाकर 5 से सेट जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।